Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 1 है ये। इसके अलावा आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हमने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो जब भी आप क्वेश्चंस रिवाइज करने बैठें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए आसाम। आसाम की सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है पर्यटन संजीवनी योजना, जिसके तहत वो अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करेंगे, जिससे वहाँ आसाम की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे रिवाइव किया जा सकेगा। और ये जो लोन दिया जाएगा ये दिया जाएगा 8 से 9% ब्याज पे, और इसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो होगा 5 ईयर्स। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड वहाँ की सरकार प्रोवाइड करेगी, और 1 साल का जो ब्याज है यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो बियर करेगी आसाम की राज्य सरकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जल कल योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जल कल योजना शुरू की है, जिसके तहत जो भी हमारे नीडी फार्मर्स हैं उनके लिए बोरवेल्स खुदवाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार का मानना है और इसके लिए उन्होंने बजट दिया है कि 2340 करोड़ की लागत लगेगी, और इसमें 4 वर्ष में लगभग 2 लाख बोरवेल्स खुदवाए जाएंगे, और इससे लगभग 3 लाख जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा, और 5 लाख एकड़ की ज़मीन कल्टीवेट की जाएगी ग्राउंड वाटर इरिगेशन के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक वैक्सीन पोर्टल डेवलप किया है फॉर कोविड-19 और जिसे लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक वैक्सीन पोर्टल डेवलप किया है कोविड-19 के लिए, और जिसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये लोगों के लिए यानी कि कॉमन मासेस के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें कोविड-19 से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा भारत जो भी ट्रायल्स कर रही है वैक्सीन्स का, करंटली 3 वैक्सीन्स है भारत में जो ट्रायल्स में है, उसके ऊपर भी सारी अपडेट्स उनको इस वेबसाइट पर मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इनमें से किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई साउथ ईस्टर्न रेलवेज। साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है ऑपरेशन माई सहेली या फिर ऑपरेशन मेरी सहेली, और ये पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है 18 सितंबर से, और करंटली ये 3 ट्रेन्स में शुरू की गई है। उनके नाम हैं हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, 2 अक्टूबर को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए विदेशी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के वैश्विक आभासी शिखर का नाम बताएं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी वैभव। वैभव एक ग्लोबल वर्चुअल समिट है ऑफ ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को, और लगभग ये 1 महीने चलेगा ये समिट, यानी कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक।
इसमें पूरी दुनिया से कई सारे लोग शामिल होंगे और इस समिट को कंडक्ट करने का मकसद यही है कि जो हमारे भारतीय इंडियन ओरिजिन के लुमिनरीज है अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके साथ साथ जो भी हमारे रेसिडेंट काउंटर पार्ट्स हैं उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और चर्चा की जाएगी अलग अलग कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स के ऊपर, जिससे जो हमारा एकेडमिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेस है भारत में उसे और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि इंडिया एट पार रहे विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, ब्रह्मोस सतह से सतह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज क्या है जिसे हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 400 किलोमीटर। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपर क्रूज मिसाइल जिसका हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग की है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर और ये भारत ने टेस्ट किया था 30 सितंबर को। यानी कि अगर दुश्मन या फिर जो हमारे टारगेट्स है वो 400 किलोमीटर दूर भी है तो भी ये मिसाइल सक्सेसफुली उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो है इंटरनेशनल न्यूज़। 7वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने 3 दिन का नेवल एक्सरसाइज जिमिक्स शुरू किया है अरेबियन सी में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी जापान। हाल ही में भारत और जापान ने 3 दिन का नेवल एक्सरसाइज जिमिक्स शुरू किया है अरब सागर में और ये शुरू किया गया है 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में और ये चौथा एडिशन है ऑफ जिमिक्स जो कि है जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो इंडियन ओशन रीजन में एज वेल एज इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए भारत ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है अपने दोस्त जापान के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, भारत ने हाल ही में 1.54 बिलियन रुपीस इनमें से किस देश को दिए हैं फॉर पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल को 1.54 बिलियन रुपीस यानी कि लगभग 96 करोड़ रुपीस दिए हैं बिकॉज उन्होंने उन्हें कमिट किया था कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2015 का जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लगभग 9000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो नेपाल को दोबारा से रिहैबिलिटेट करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भारत ने उन्हें लगभग 96 करोड़ रुपए दिए हैं जिसके तहत वो अपना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा यानी कि रीडेवलप कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 89th है भारत की रैंकिंग इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स और इसमें टोटल 181 कंट्रीज़ का परीक्षण किया गया था। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स का मतलब होता है कि जो कंट्रीज़ पुअरली प्रिपेयर्ड है, यानी कि भारत वन ऑफ द कंट्रीज़ है जो काफ़ी पुअरली प्रिपेयर्ड है और अगर कोई भी क्लाइमेट रियलिटी या क्लाइमेट चेंजेस आए तो भारत सफलतापूर्वक उसे टॉलरेट नहीं कर सकेगी और इसीलिए काफ़ी प्रोन है भारत टू एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कौन से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंट्री वल्नरेबल है वो है वानुआतू जो कि है साउथ पैसिफिक ओशन में। दूसरे नंबर पर है टोंगा जो कि भी है साउथ पैसिफिक ओशन में और तीसरी है डोमिनिशिया इन कैरेबियन सी। और भारत की रैंकिंग है मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क में है आफ्टर 3 कंट्रीज़ इन साउथ एशिया जो कि है बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, मोक्टर ओआने को हाल ही में इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोक्टर ओआने को चुना गया है और उनका जो ये अपॉइंटमेंट है वो किया है वहाँ के ट्रांजिशनल राष्ट्रपति ने। उनके ट्रांजिशनल राष्ट्रपति का नाम है बा एंदोव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 अगस्त को एक मिलिट्री कूप हुआ था और उसके बाद वहाँ के जो पूर्व
प्रधानमंत्री थे इब्राहिम बोकबर कीटा को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, राष्ट्रीय आईडी में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जो फेशियल वेरिफिकेशन यूज़ कर रही है इन नेशनल आईडी, और इसे एक यूके बेस्ड फर्म आईप्रोव ने डेवलप किया है। इससे जो उनके सिटीजन्स हैं उनके क्लाउड बेस्ड सर्विस एक है उनकी, वहाँ से उनकी आईडीज़ को मैच किया जाएगा, और इसके साथ साथ उनके जो वहाँ के निवासी हैं वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ कर सकेंगे। शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये बैंक में यूज़ किया गया था, और उसके बाद इसके सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद अब ये पूरी तरीके से रोल आउट किया जा रहा है पूरे के पूरे सिंगापुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, भारत एक 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और एक 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में बनाने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी मालदीव्स। भारत मालदीव्स में एक 100 बेड का कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, और इसके लिए वर्ष 2019 में जो एग्जिम बैंक है उन्होंने मालदीव्स को $800 मिलियन का एक एलओसी एक्सटेंड किया था, जिसके तहत मालदीव्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आएगा इन हुलहू माले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के नए शासक के रूप में शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी कुवैत। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत के नए शासक के रूप में शपथ ली है, और उन्होंने जगह ली है शेख सबा की। शेख सबा एक जाने माने डिप्लोमेट थे और मेडिटेटर थे जिन्होंने 14 साल शासन किया है। उनका हाल ही में यूएस में एट द एज ऑफ 91 निधन हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया है जिसके तहत राजस्थान के टाउन्स को डेवलप किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में $300 मिलियन की मंजूरी दी है, जिसके तहत राजस्थान के 14 सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप किया जाएगा। और $300 मिलियन मतलब होता है इंडियन करेंसी में 2200 करोड़ रुपए। उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर एक इंक्लूसिव वाटर सप्लाई और इसके साथ साथ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, और इससे लगभग 5,70,000 लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में पब्लिश किया है टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वर्ष 2020 से 2023 तक, जिसके तहत इन यूसीबीज की आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वर्ष 2020 से 2023 तक, जिसके तहत इन बैंक्स की आईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स को डेवलप किया जा सकेगा, ताकि ये सही ढंग से इन पे होने वाले साइबर अटैक्स को पहले प्रिवेंट कर सके, उन्हें डिटेक्ट कर सके, और उसके साथ साथ सही ढंग से रिस्पॉन्ड करके रिकवर भी कर सके। और ये उनका एक 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच है गार्ड, उसके माध्यम से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। -12.6% में आंका है उन्होंने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि सेकेंड क्वार्टर जो है हमारा, उसमें भारत की जीडीपी गिर के हो जाएगी -12.7%। तीसरे क्वार्टर में हमारी जीडीपी रहेगी -6.2%।
-8.6% और चौथे क्वार्टर में हमारी जीडीपी रहेगी 6.2%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने ऋणों की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 270 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि लगभग उन्होंने 1988 करोड़ का लोन दिया है मध्य प्रदेश को। इसके तहत मध्य प्रदेश में वाटर सप्लाई और इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे डेवलप किए जाएंगे और उनका ऐसा मानना है कि इससे वहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ वर्ष 2017 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 275 मिलियन यूएस डॉलर का एक एडिशनल लोन दिया था मध्य प्रदेश को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, उस मोटर कंपनी का नाम बताइए जो अपने सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भारत में बंद करने वाला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन अपने सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भारत में बंद करने जा रहा है। पिछले 10 वर्ष में हार्ले डेविडसन अपने पैर नहीं जमा पाए हैं भारत के मार्केट में। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मार्केट है भारत में, जिसमें लगभग हर वर्ष 17 मिलियन बाइक और स्कूटर बेचे जाते हैं। और इसके लिए हार्ले डेविडसन 10 वर्ष में जब अपने पैर नहीं जमा पाए तो अब वो यहाँ से अपने सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बंद करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें 75 मिलियन यूएस डॉलर के रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट देने पड़ेंगे। वो खाली अपना एक ऑफिस फंक्शनल रखेंगे जो कि है उनका सेल्स ऑफिस इन गुड़गांव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, रेटिंग एजेंसीज इकरा ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, -11.0%। तो इकरा ने आंका है कि भारत की जीडीपी फॉल करेगी एट -11% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। इससे पहले उन्होंने अंदाज लगाया था कि भारत की जीडीपी रहेगी वित्त वर्ष 21 में एट -9.5%। इसके साथ साथ उन्होंने अपने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की जो फोकास्ट है उसे भी रिवाइज किया है। उनका नया जो अनुमान है वो है कि क्वार्टर 3 में भारत की जीडीपी रहेगी एट -5.4% और क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी रहेगी एट -2.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, केयर्स रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21 में जीडीपी के कितने प्रतिशत पर भारत के संयुक्त वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 13%। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी केयर्स ने भारत की जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है उसका अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 21 के लिए कि वो आएगी इन बिटवीन 13 to 13.4% ऑफ द जीडीपी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि कोई भी नया फिस्कल स्टिमुलस नहीं देगी भारतीय सरकार। और इसके साथ साथ हमारा जो सेंटर का डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 17.8 लाख करोड़ रुपए तक आ जाएगा। इससे पहले उनका अनुमान था कि जो सेंटर डेफिसिट है वो होगा अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए चेक भुगतान 50,000 रुपये से ऊपर के लिए आरबीआई द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम कब से लागू हो जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 1 जनवरी 2021 से लागू की जाएगी पॉजिटिव पे सिस्टम। और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है आरबीआई ने चेक पेमेंट्स के लिए जिनकी वैल्यूएशन है 50,000 रुपये से ज़्यादा, जिसके तहत बैंकिंग फ्रॉड्स को रोका जा सकेगा। और ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक इसे काफ़ी वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। इससे जो कस्टमर्स हैं जो चेक ड्रॉ करेंगे उन्हें कई सारी डिटेल्स फर्निश करनी होंगी, जैसे बेनिफिशियरी का नाम क्या है, पेई कौन है, अमाउंट क्या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ड्रॉई बैंक क्या है, और इसके साथ साथ चेक डेट एंड चेक नंबर। तो जो भी इन चेक्स को प्रेजेंट करेगा बैंक में, ये सारी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी और अगर सारी डिटेल्स मैच करती है तब चेक्स को क्लियर किया जाएगा, वरना
जो ड्रॉर है उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने 3,675 करोड़ निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 0.84% स्टेक के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए जनरल अटलांटिक। प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने 3,675 करोड़ रुपए निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 0.84% स्टेक के लिए। और ये तीसरी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1 महीने में। इससे पहले सिल्वर लेक ने निवेश किए थे 7,500 करोड़ रुपए RRV में 1.75% स्टेक के लिए। और इससे पहले KKR ने इन्वेस्ट किए थे 5,550 करोड़ रुपए 1.28% स्टेक के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, किस बैंक की कार्ड सेवा ने नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड ने अनाउंस किया है एक नया ब्रांड कैंपेन जिसका नाम है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। इससे जो भी पेमेंट करना चाहते हैं उन्हें अपना पिन नंबर पंच करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली अपने फ़ोन को या फिर अपने कार्ड को वेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो कोई QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं और उन्हें पिन पंच करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, इनमें से किसने हरुन इंडिया रिच सूची 2020 में लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी ने 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए टॉप किया है इन दी हरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 और उनकी नेट वेल्थ है 6,58,400 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है हिंदुजा ब्रदर्स, हिंदुजा ग्रुप के मालिक, जिनकी वेल्थ है 1,43,700 करोड़ रुपीस। और तीसरे नंबर पर है शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज़ के, जिनकी वेल्थ है 1,41,700 करोड़ रुपीस। सॉरी, आई थिंक मिसमैच हो गया, यहाँ लिख दे रही हूँ 1,41,700 करोड़ रुपीस। चलिए बढ़ते हैं आगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई गूगल। गूगल इंडिया ने हाल ही में स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन भारत में शुरू किया है। इससे जो हमारे लोकल रिटेलर्स हैं उनके लिए जो डिमांड है वो जनरेट की जाएगी इस कैंपेन के माध्यम से। तो इससे वो लोगों को अर्ज करेंगे कि हम हमारे लोकल रिटेलर से सामान परचेज करें और इसके साथ साथ उनके लिए जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स है गूगल में वो दें, जिससे कि गूगल उन लोकल रिटेलर्स को प्रमोट करेगा जिन पे रेटिंग्स और रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इनसे जो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनके लिए डिमांड जनरेट की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चित के कारण बेसल 3 के कैपिटल के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को टाल दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 कैपिटल का जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था उसे टाल दिया है कोविड-19 क्राइसिस के कारण। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स इस बारे में। तो RBI ने ये निर्णय लिया है कि जो फाइनल ट्रांच है CCB का, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर का, और इसके साथ साथ जो वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, उसे अब वो 6 मंथ्स के लिए डेफर कर रहे हैं, यानी कि वो शुरू की जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। बेसल 3 को लागू किया जाने वाला था 30 मार्च 2020 से, लेकिन कोविड-19 संकट के कारण अब इसे पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। पहले इसे 6 मंथ के लिए पोस्टपोन किया गया था 30 नवंबर तक, और अब इसे दोबारा पोस्टपोन किया गया है अगले 6 महीनों के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक। इसके साथ साथ उन्होंने बैंक्स को ये निर्देश दिए हैं कि जो स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसे वो बढ़ा दे, ताकि कोविड-19 महामारी से उन स्टेट्स को लड़ने में आसानी होगी।
चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने 241 मिलियन US$ अप्रूव किए हैं मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 241 मिलियन US$ की मंजूरी दी है। और ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आएगा मुंबई में, इसकी लेंथ है 14.47 किलोमीटर। और इसके साथ साथ उन्होंने 500 मिलियन US$ का अप्रूवल दिया है फॉर दिल्ली गाजियाबाद मीरठ RRTS, जिसकी लेंथ है लगभग 82 किलोमीटर्स, जो चलेगा फ्रॉम दिल्ली टू मीरठ विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 आवर। चलिए बढ़ते अब अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की तरफ। 28वां सवाल, इनमें से किसे सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, आमिर खान। अभिनेता आमिर खान को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इनके जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन्स हैं उसका हिस्सा रहेंगे आमिर खान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सौरव गांगुली। पूर्व नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और करेंटली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को चुना गया है बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और वो जो उनका करेंटली पीएलएस का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है अविदिप्ता 2, उसे प्रमोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, बीसीसीआई द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, नीतू डेविड। बीसीसीआई ने इंडियन वुमेन सिलेक्शन पैनल के नए अध्यक्ष को चुना है, जिनका नाम है नीतू डेविड। ये भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स रह चुकी हैं इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s। और ये 5 मेंबर जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उनकी अध्यक्ष रहेंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, शेखर कपूर। फिल्म मेकर शेखर कपूर को चुना गया है FTI सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट के रूप में और FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में। जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे आंसर होगा ए, शेखर कपूर। और FTI का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और वो रिप्लेस किए हैं BP सिंह को, जो कि CID के लिए जाने जाते थे। और उनका टेन्योर रहेगा शेखर कपूर का टिल 3 मार्च 2023। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सुरजीत सिंह देसवाल को एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एज द डायरेक्टर जनरल। तो IT लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, ITBP के जनरल डायरेक्टर SS देसवाल को दिया गया है एडिशनल चार्ज NSG के रूप में। और वो रिप्लेस करेंगे AK सिंह को, जो रिटायर करने वाले थे 30 सितंबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, PD वघेला को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वो सक्सीड करेंगे RS शर्मा को, जिन्होंने सर्व किया है ट्राई को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर का नाम बताइए जिसे हाल ही में RBI ने अपॉइंट किया है 2 वर्षों के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, DK कश्यप
को आरबीआई ने चुना है धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर के रूप में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और उनकी अपॉइंटमेंट रहेगी 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2022 तक या फिर टिल फर्दर ऑर्डर्स। चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, मिंत्रा ब्यूटी सेगमेंट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज अभिनेत्री दिशा पटानी। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने अपॉइंट किया है दिशा पटानी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फॉर द ब्यूटी सेगमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल, ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी आमिर खान। अभिनेता आमिर खान को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु, जो कि एक ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं अब अवार्ड्स सेक्शन की तरफ। 37वां सवाल, वर्ष 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 2 लोगों ने जीता है। एक का नाम है गुरप्रीत सिंह संधू जो कि इंडियन मेंस टीम के गोलकीपर हैं, और दूसरे नंबर पर है संजू यादव जो वुमेन्स स्क्वाड की मिडफील्डर हैं, और उन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2019 एंड 20। और गुरप्रीत सिंह संधू के लिए ये फर्स्ट अवार्ड है, और संजू यादव को मिला है ये अवार्ड आफ्टर एन एक्सीलेंट सीजन। अड़तीसवां सवाल, लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, उषा मंगेशकर। वेटरन फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर को नवाजा गया है विद द लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 और 21, और ये अवार्ड दिया है महाराष्ट्र की कल्चरल डिपार्टमेंट ने, और इस अवार्ड के साथ उन्हें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है और एक मेमेंटो भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद को दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, जो कि दिया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोनू सूद को ऑफन कहा जाता है मसीहा ऑफ माइग्रेंट्स, बिकॉज उन्होंने लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस भेजा था जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था 2 महीने का, और इसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में फंसे हुए थे उन्हें भी वो वापस लेके आए हैं। ये एक्ट उन्होंने काफ़ी सेल्फलेसली किया है, और इसके साथ साथ वो काफ़ी लोगों को फ्री एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों को, और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट भी लॉन्च की है उन प्रवासी मजदूरों के लिए जिनकी नौकरी चली गई है ड्यू टू कोविड-19, और इसके लिए अपनी वेबसाइट के लिए उन्होंने 200 प्लस कंपनीज के साथ टाई अप किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है एमओयूज एंड पार्टनरशिप्स। 40वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, डेनमार्क। डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। इससे भारत और डेनमार्क की सरकार एक साथ आएंगे और उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो बेस्ट अनुभव है और उनकी जो नॉलेज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, वो आपस में शेयर करेंगे ताकि दोनों देश इस नॉलेज का, इस एक्सपीरियंस का और इन प्रैक्टिसेस का लाभ उठा सकें। इसके लिए वो कोलैबोरेट करेंगे और कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट की जाएंगी, एक्सपर्ट्स के बीच में बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सचेंजेस भी किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडे पर एक एसओआई पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, नेदरलैंड्स।
हाल ही में नीति आयोग ने एम्बेसी ऑफ द नेदरलैंड्स के साथ एक SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत वो डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा को सपोर्ट कर सकेंगे, ताकि ये दोनों देश मिलकर क्लीनर और मोर एफिशिएंट एनर्जी जनरेट कर सके। और इससे इन दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की जाएगी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें ये दोनों देश आके, मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, ये दोनों देश आपस में आके एक दूसरे के साथ बात करके और नए नए टेक्निक्स वगैरह निकालें, ताकि हम कार्बन जो हमारा फुटप्रिंट है उसे कम कर सके और इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस ला सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स सेक्शन। 42वां सवाल, उस फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, वैल्टेरी बोटास। वैल्टेरी बोटास ने जीता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे ऑब्ituaries की तरफ। 43rd क्वेश्चन, जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, पॉलिटिशियन। जाने माने राजनीतिज्ञ थे जसवंत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इसके साथ साथ वो भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 27 सितंबर को एट द एज ऑफ 82 उनका निधन हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस आज के वीडियो के लिए, बिकॉज इस पूरे एक वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आए हैं। आप इसे ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे ज़रूर पढ़िए, हमने बहुत डिटेल में आपको दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 25 सितंबर को मनाया जाता है भारत में अंत्योदय दिवस। इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2014 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस दिन मनाई जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी। इसके साथ साथ 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, और 2020 का थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। इसके साथ साथ 26 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और इंटरनेशनल डॉटर्स डे। इंटरनेशनल डॉटर्स डे जो आता है वो इस वर्ष यानी कि 2020 में पड़ा है 26 सितंबर को। वैसे नॉर्मली वो आता है 4th संडे ऑफ सितंबर को, तो ये डेट वैरी करता है इंटरनेशनल डॉटर्स डे का। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, और 28 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे, और इस वर्ष का थीम है एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जो 28 सितंबर 2020 को मनाया गया है इस वर्ष पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ इस वर्ष 113वीं बर्थ एनिवर्सरी है शहीद भगत सिंह की। 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, जिसका थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। लोगों को अवेयर कराने के लिए कि वो अपने हार्ट का ध्यान रखें, इसीलिए 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। 30 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, और इस वर्ष का थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ये जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं या फिर ट्रांसलेटर स्पोक्स पर्सन है, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि उनकी जो सर्विस है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम दुनिया के हर व्यक्ति से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज हर जन को एक कॉमन भाषा नहीं आती, तो इसमें ट्रांसलेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2015 में एट मिलान, और इसे मनाया था इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, और इस वर्ष का थीम है पैंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और इसकी मान्यता दी थी हमारी UNG यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1990 को।
14 दिसंबर 1990 को उन्होंने डेजिग्नेट किया था कि हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। और इसके अलावा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। भारत में गांधी जयंती की नेशनल हॉलीडे होती है क्योंकि वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, बिकॉज गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े प्रीचर थे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सब एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो या फिर कोई अप्रिसिएशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।